हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के सम बेसिक टर्म्स। और जो कल और परसों के लेक्चर्स हैं वो भी आज अपलोड होंगे, तो आज 3 लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे आपके। और स्टार्टिंग हमने जैसे कहा था स्टेट्स ऑफ मैटर के एक एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे, तो हम आज एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम सम बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शुरू करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। तो मैं लिख रही थी अ क्लासरूम कंसिस्ट ऑफ 10 इक्वी डिस्टेंट बेंचेस, राइट? If nitrous oxide that is laughing gas, तो इस क्वेश्चन से एक और चीज़ पता चली कि नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, लाफिंग गैस है। इसका फॉर्मूला होता है N2O। इज रिलीज्ड फ्रॉम द फर्स्ट डेस्क and tear gas, that is C6H11OBr, is released from the last bench. Okay, find out the distance desk from the first bench. Find out the desk from the first bench desk at which the student starts laughing and tearing simultaneously. तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ क्लासरूम कंसिस्ट ऑफ 10 इक्विडिस्टेंट बेंचेस। इफ नाइट्रस ऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम द फर्स्ट डेस्क एंड टीयर गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम द लास्ट बेंच, फाइंड आउट द डेस्क फ्रॉम द फर्स्ट डेस्क at which the student starts laughing and tearing simultaneously. तो आई होप पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींचिए, खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिए पॉज करके वीडियो को, एंड देन मैच करिए मेरे आंसर से और मेरे सॉल्यूशन से। सो आई होप सबने लिख लिया है पॉज करके। इसकी एक्सप्लेनेशन और आंसर पे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक हिंट है, इसमें आप ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का यूज़ करेंगे। अब आप थोड़ा सोचिए, अगर आपसे पहले नहीं हुआ तो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। इसमें हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का यूज़ करेंगे। पॉज करके सोचिए अब। तो चलिए बढ़ते हैं हम सॉल्यूशन पे ही। तो एक क्लासरूम है जिसमें सिर्फ 10 ही डेस्क हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डेस्क हैं। मैंने फर्स्ट डेस्क से तो लाफिंग गैस रिलीज़ की और लास्ट डेस्क से मैंने C6H11OBr यानी कि टीयर गैस रिलीज़ की। अब कई बच्चे तो सोच रहे होंगे कि जो इसके बीच में होगा, जैसे 10 है तो बीच में क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और यहाँ से भी ये फिफ्थ, तो यहाँ कहीं बच्चा बैठा होगा और ये गैस यहाँ आएगी, और यहाँ वाला जो बच्चा होगा वो हंसना और रोना साथ में शुरू करेगा। बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन और इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम नहीं है, राइट? मान लीजिए ये 10 मिनट लगाती है यहाँ तक पहुँचने में, तो ये ज़रूरी नहीं कि ये भी 10 मिनट लगाएंगी। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो रेट होता है वो
मोलर मास पे डिपेंड करता है। जिसका मोलर मास ज़्यादा उसका रेट कम। तो ये थोड़ा हैवी है तो ये थोड़ा कम स्पीड से चलेगा, और ये थोड़ा लाइट है तो ये ज़्यादा स्पीड से चलेगा। और हमें कहा है कि हम एक ऐसा बेंच, और ये तो कोई बेंच ही नहीं है, ये तो बेंच के बीच में थोड़ी ना बैठेगा बच्चा, दो बेंच के बीच में थोड़ी ना लटका हुआ होगा बच्चा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो हमारी सोच ही गलत है कि ये भी इधर से पाथ चलेगा, इधर से पाथ चलेगा और बीच में मिल जाएगा। नो, दैट मीन्स हमें क्या सोचना है कि ये थोड़ा लाइट है तो ये थोड़े ज़्यादा डेस्क कवर कर लेगा। मान लीजिए ये एक्स डेस्क कवर करता है टी टाइम में, कितने टाइम में? टी टाइम में। तो अगर जो एक्स डेस्क पे बच्चा बैठा होगा, एक्स डेस्क बेंच पे जो बच्चा बैठा होगा, अगर वो तो रोना शुरू कर देगा, सॉरी हंसना शुरू कर देगा। अब मैं क्या कह रही हूँ कि वो रोना भी साथ में शुरू करे। मतलब अगर ये टी टाइम ले रहा है इस डेस्क तक पहुँचने में, तो पीछे से ये भी उतना ही टाइम ले इस डेस्क तक पहुँचने में, ताकि हंसना और रोना दोनों साथ में शुरू हो। मान लीजिए अगर आगे से, मान लीजिए ये वाला है, अभी इसको गिनिए मत कि ये यहाँ से 5th है 6th है। मान लीजिए ये आगे से एक्स्थ बेंच है, तो ये मान लीजिए ये कैसा, वैसे 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th, ये वैसे 6th बेंच है। तो ये पीछे से कौन सा बेंच है? 1 2 3 4 5, 5th बेंच हुआ। आगे से अगर ये 6th बेंच है तो ये पीछे से 5th बेंच हुआ, राइट? राइट? सिमिलरली मान लीजिए ये आगे से एक्स्थ बेंच है, 1st 2nd 3rd। अगर मैं ऐसे मान रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर ये आगे से 6th बेंच है, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th, तो ये पीछे से कौन सा होगा? 1st 2nd 3rd 4th 5th, राइट? तो मीन्स मुझे क्या करना पड़ा, अगर आगे से 6th है तो मुझे 11 में से 6 घटाना पड़ा ताकि पीछे से आंसर आ जाए 5th बेंच, राइट? तो दैट मीन्स इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा N2O को, x डेस्क वाला, तो इसको कितना कवर करना पड़ा होगा? 11 माइनस x, राइट? अब आप इसको सॉल्व करिए। तो इसका रेट क्या होगा? रेट ऑफ N2O x अपॉन टी, और रेट ऑफ टीयर गैस क्या होगा? 11 माइनस एक्स अपॉन टी। तो रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मासेस, रूट ऑफ मोलर मासेस। तो x अपॉन 11 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट, टीयर गैस का मोलर मास है 179 और N2O का मोलर मास है 44। तो x अपॉन 11 माइनस एक्स क्या हो गया? 2.01। तो इसको 2.01 को 2.0 ही रख लो। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 22 माइनस 2x, दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू 22, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 22/3, दैट मीन्स 7.1 समथिंग, सॉरी 7.3 समथिंग। तो 7.3 बेंच तो कोई होगा नहीं, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 7th बेंच मानेंगे। तो आगे से 7th बेंच और पीछे से वो बेंच कौन सा होगा? 4th बेंच, सॉरी आगे से 7th, हाँ अगर वो आगे से 7th बेंच होगा, यानी कि 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th, ये वाला बेंच होगा, तो वो पीछे से कौन सा होगा? 1st 2nd 3rd 4th। तो ये वाला बेंच ऐसा होगा जहाँ पे N2O और टीयर गैस साथ में पहुँचेंगे। अब देखिए ये साथ में नहीं पहुँच सकते क्योंकि ये डेसिमल में आंसर आ रहा है, मतलब थोड़ा आगे पीछे होगा, साइमल्टेनियसली तो नहीं पहुँच पाएंगे। तो पर हाँ ऐसा लगेगा कि 1 सेकंड पहले हंसा तो दूसरे सेकंड बाद रोने लग गया,
बट साथ में हो ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है कि साथ में ही रो रहा हो हंस रहा हो, साइमल्टेनियसली तो नहीं हो पाया क्योंकि आंसर डेसिमल में, अगर आंसर एग्जैक्ट 7 आता तो हम कह सकते थे, राइट। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका स्टेट्स ऑफ मैटर से। तो मूविंग ऑन टू थर्मोडायनेमिक्स नाउ। तो आई होप आप उसके नोट्स साथ साथ बनाएं क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी ज़रूर जाता है बट है बहुत इजी चैप्टर। तो अगर किसी ने क्लासेस ही बहुत अच्छे से लगा रखी होंगी ना, उसके लिए चैप्टर ही कुछ नहीं है। मूविंग ऑन टू थर्मोडायनेमिक्स। वेट अ मिनट, मैं देख लूँ एक बार वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। यस हो रही है, विजन भी क्लियर है। वेट अ मिनट। हाँ जी। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें उसके नाम का मतलब पता होना चाहिए। थर्मो मतलब हीट या फिर एनर्जी, क्योंकि हीट भी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। डायनेमिक्स होता है मोशन। तो द ब्रांच ऑफ साइंस या द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और फिजिक्स which deals with energy in motion is known as thermodynamics। तो ये डेफिनेशन लिख ली। देखिए हम एनर्जी को दो चीज़ें कर सकते हैं। एनर्जी के साथ हम दो चीज़ें एनर्जी के साथ क्या कर सकते हैं, या तो हम उसका कर दें ट्रांसफ़र या हम उसको कर दें ट्रांसफॉर्म। देखिए ये मेरा आर है तो इसको एन या किसी से कंफ्यूज मत करिएगा, इट्स आर। तो हम एनर्जी के साथ दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दें, स्टोव से वेसल में कर दिया एनर्जी का ट्रांसफ़र, या फिर हम केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दें, केमिकल को हीट में कन्वर्ट कर दें। तो ये हम एनर्जी के साथ ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। जो इस चैप्टर में हम फिनोमिना से डील करेंगे वो होंगे बल्क फिनोमिना। कैसे फिनोमिना होंगे? बल्क फिनोमिना। जैसे हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में डील किया था, बल्क फिनोमिना के हमने दो एग्जाम्पल पढ़े थे। कोई मुझे बताएगा? एक हमने पढ़ा था एनसीईआरटी रीडिंग के टाइम वेटिंग, वेटिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना, और दूसरा पढ़ा था बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना। तो वेटिंग और बॉइलिंग। तो अब हम तीसरी चीज़ डालते हैं बल्क फिनोमिना के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स। इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज से हम डील करेंगे वो होंगी बल्क फिनोमिना। एक होती है ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज नोन एज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो मैथ्स में पढ़ते हैं, ऐसी ही एक थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। उसमें हम जो फिनोमिना से डील करते हैं वो होते हैं, वो बल्क फिनोमिना नहीं होते। बट जो हमारे सिलेबस में 11th क्लास में है उसमें जो भी फिनोमिनाज है दे आर डीलिंग विद बल्क फिनोमिना, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताई कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। गेस्ट ऑफ द चैप्टर तो मैंने आपको पहले ही दे दिया था, राइट। तो मूविंग ऑन, अब हम आते हैं कुछ बेसिक टर्म्स पे। तो सबसे पहले आपको 3 टर्म से रूबरू होना है, दैट इज सिस्टम, वन इज सराउंडिंग एंड अदर वन इज बाउंड्री। तो ये 3 चीज़ें तो आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। एक ये चीज़ याद रखनी है कि हम केमिस्ट्री में तो सिस्टम के ऊपर नज़र रखते हैं, और जब हम फिज़िक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो हम सराउंडरी बोल दिया मैंने यहाँ, सराउंडिंग पे नज़र रखते हैं। जब हम केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स से डील करते हैं तो हम सिस्टम को मेन ऑब्जर्वेशन में लाते हैं, बट जब हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो हम सराउंडिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री में सिस्टम में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सिस्टम होता क्या है? इस दुनिया में जो भी चीज़, वट एवर वी आर ऑब्जर्विंग,
या एट प्रेजेंट जो भी चीज़ हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर कंसीडरेशन है, उसको हम कहते हैं सिस्टम। क्या कहेंगे? सिस्टम। और सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स में कोई भी चीज़ जो बच गई है वो होती है सराउंडिंग। सराउंडिंग की एक और डेफिनेशन है, एनीथिंग विच इंटरैक्ट्स विद द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग, या एनीथिंग इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज सराउंडिंग। तो एक बार जल्दी से फॉर्मेलिटी के लिए डेफिनेशन लिख देते हैं, समझ तो सबको आ ही गया है। तो सिस्टम क्या होता है? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is taken into consideration for observation, for thermodynamics observation purpose. Right? Part of universe which is taken into consideration for thermodynamics observation purpose is known as system. अब हम आते हैं सराउंडिंग पे, पॉज करके लिख लीजिए। सराउंडिंग क्या होती है? एनीथिंग इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज सराउंडिंग। और इसकी डेफिनेशन और हो सकती है, एनीथिंग इन द यूनिवर्स which interacts with system. इस सराउंडिंग। अब जैसे हम मैथ्स जब शुरू होता है 11th क्लास के बच्चों का, तो उनका एक चैप्टर आता है सेट्स। सेट्स जो चैप्टर होता है, अगर ये मेडिकल वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी सी न्यू चीज़ हो जाएगी। कई बार क्या होता है, मैथ्स वालों के लिए ये घुसा दिया जाता है केमिस्ट्री में। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबली रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए। ये वैसे मेडिकल में तो नहीं आना चाहिए, बट कई बार आ भी जाता है कि ये गोला जो है ये सिस्टम है, ये वाला गोला जो है वो सराउंडिंग है। एक बी ऑप्शन दे देंगे कि ये वाला गोला सिस्टम है और जो बाकी ये शेडेड रीजन है ये सराउंडिंग है। राइट? सी ऑप्शन में आपको ये दे देंगे कि ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है इसके अंदर। डी ऑप्शन में आपको क्या दे देंगे कि ये सिस्टम है, देखो ये वाला सिस्टम है और इसके अंदर क्या है, सराउंडिंग। या फिर आपको ये दे देंगे बाहर वाला सराउंडिंग है, इसके अंदर क्या है, सिस्टम। तो ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे। ये सेट्स में हम पढ़ते हैं, तो आंसर क्या करेक्ट है, बी ऑप्शन, कि सिस्टम ये है गोला और इसको छोड़ के जो भी बाकी शेडेड एरिया है वो पूरा क्या है, सराउंडिंग। तो जो अगर मेडिकल वाले स्टूडेंट देख रहे हैं वो समझ लीजिए, हम ऐसे बॉक्स में जो बड़े वाले जो बाहर बॉक्स मैंने स्क्वायर या रेक्टेंगल वटेवर बनाया है वो क्या इंडिकेट करता है, यूनिवर्स। वो क्या इंडिकेट करता है, यूनिवर्स। राइट? जो ये वाला सर्कल है और इसको जो इंडिकेट कर रखा है वो है सिस्टम, अगर आपको ऐसे बता दिया। या
और कहेगा कि ये जो बाकी बचा हुआ इस सिस्टम को छोड़ के जो बाकी पूरा शेडेड पोर्शन है इस यूनिवर्स का वो है सराउंडिंग, तो ये बात ठीक होगी। अब ये बना दिया यूनिवर्स और कह दिया कि ये जो गोला है ये इंडिकेट कर रहा है सराउंडिंग को, और ये जो बाकी बची हुई जगह है ये पूरा क्या है, सिस्टम। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक होगी कि हमें बस ये बताना है कि सिस्टम और सराउंडिंग आपस में ओवरलैप नहीं करते। सिस्टम और सराउंडिंग आपस में अलग चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे तो ओवरलैपिंग शो कर दी है ना, यहाँ पे क्या शो कर दिया कि सराउंडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम, यहाँ शो कर दिया कि सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ सराउंडिंग। तो ये गलत है, सिस्टम और सराउंडिंग आपस में अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैथ्स वाले बच्चे देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि सिस्टम और सराउंडिंग का अगर मैं यूनियन कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्स। अगर मैं सिस्टम और सराउंडिंग का इंटरसेक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, नल सेट। तो मैथ्स वालों के लिए ऐसे भी आ सकता है, मेडिकल वाले इसकी चिंता ना करें जो मैंने अभी 2 मिनट पहले समझाया है, क्योंकि वो उनमें आएगा भी नहीं। ठीक है, अगर मैं इंटरसेक्ट कर दूं तो क्या आएगा, नल सेट, और अगर मैं यूनियन कर दूं तो आ जाएगा यूनिवर्स। तो कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो इस पे सीधे ही बन जाती हैं। तो ये सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे होता है कि सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स है क्या। ठीक है, अब आपको पता होनी चाहिए बाउंड्री। तो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं वो एक बार इस चीज़ को भी रट लें कि सिस्टम, ये यूनियन का साइन होता है ना, यूनियन, सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। और जो मेडिकल वाले हैं वो इसको याद रख लें सीधा, क्योंकि उनमें अगर ये कभी पूछ भी लिया गलती से तो इससे ज़्यादा इससे नहीं पूछेंगे, तो वो आप सीधा रट भी लेंगे तो भी बढ़िया हो जाएगा। और अगर आपसे सिस्टम इंटरसेक्ट, मेडिकल वालों के लिए ये क्या है, इंटरसेक्ट, सभी के लिए इंटरसेक्ट है, बट जैसे यू का वाटर इमेज बना दिया तो ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्ट को। सिस्टम इंटरसेक्ट सराउंडिंग will be equal to null set in thermodynamics, right? जिसको ये टॉपिक नहीं समझ आया कोई बात नहीं, क्योंकि जिन्होंने सेट्स टॉपिक नहीं पढ़ रखा मैथ्स में उनको ये समझ आएगा भी नहीं। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है, हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में मेडिकल में कभी आएगा भी नहीं। सो मूविंग ऑन। अब हम आते हैं बाउंड्री पे। एनीथिंग विच सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग is called boundary। जो भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच की दीवार है उसको कहेंगे बाउंड्री। अब बाउंड्री बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे इट कुड बी रियल और इमेजिनरी। इट कुड बी रिजिड और नॉन रिजिड। इट कुड बी एडियाबैटिक और डायाथर्मल, डायाथर्मिक। तो बाउंड्री बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। रियल और इमेजिनरी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये दीवार है और इस दीवार ने इस वाले घर को पिछले वाले घर से सेपरेट कर रखा है, तो ये क्या है, रियल बाउंड्री। इमेजिनरी बाउंड्री का मतलब मान लीजिए ये मैंने स्टोव जलाया और ये मैंने जलता हुआ छोड़ दी गैस अपने घर में, होगा क्या, गैस घर में नहीं, चलो एक खुला मैदान था और मैंने वहाँ पे आग लगा के छोड़ दी,
तो क्या वो आग की हीट पूरे यूनिवर्स में फैलेगी? नहीं ना। वो क्या करेगी, आग की हीट थोड़ी दूर तक फैलेगी, फिर एक टाइम आएगा, एक ऐसी जगह आएगी कि यहाँ तक तो आग की हीट है, उसके आगे आग की हीट नहीं है। क्यों? क्योंकि आग की हीट ये थोड़ी ना कि यहाँ उत्तराखंड में आग लगी तो कुरुक्षेत्र तक हीट आ रही है, नहीं। बट क्या उस हीट के इधर और इधर कोई रियल बाउंड्री है? नहीं, वो सिर्फ एक इमेजिनरी बाउंड्री आ जाती है। समझ पा रहे हैं आप कि मैंने कोई ऐसी दीवार नहीं खड़ी कर दी कि इसके इधर हीट होगी, इसके इधर हीट नहीं होगी आग की, नहीं। आग की अपनी कैपेसिटी है, हीट की अपनी कैपेसिटी है, ये कि वो उत्तराखंड में लगी आग कुरुक्षेत्र में गर्मी नहीं पहुंचाएगी। तो वो एक रियल बाउंड्री तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि उत्तराखंड और कुरुक्षेत्र के बीच कोई रियल बाउंड्री नहीं है, वो नहीं कहना चाह रही मैं ये कह रही हूँ कि धीरे धीरे जैसे हम आग से दूर जाते जाएंगे तो हमें हीट भी कम फील होती रहेगी, और एक ऐसा टाइम आएगा जब हमें हीट फील होगी नहीं, क्योंकि हम आग से बहुत दूर हो जाएंगे। बट क्या एक ऐसी मैं डेफिनेट बाउंड्री बना सकती हूँ कि इस तरफ ही आग की हीट आ रही थी, इस तरफ नहीं? वो तो धीरे धीरे कम हुई जैसे जैसे मैं दूर जाती रही, तो कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं थी, इमेजिनरी बाउंड्री थी। अब रिजिड और नॉन रिजिड, दीवार रिजिड है, यही मैं एक रबड़ की कुछ कर लूँ तो वो मैं उसको थोड़ा नॉन रिजिड में आ जाएगा वो। एडियाबैटिक और डायाथर्मिक में क्या होता है? एडियाबैटिक मीन्स इट डज नॉट सपोर्ट द ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि नॉन कंडक्टर ऑफ हीट इज एडियाबैटिक एंड कंडक्टर ऑफ हीट इज डायाथर्मिक। ओके, non-conductor of heat is adiabatic and diathermic means conductor of heat। तो अब देखिए आप, जैसे मैंने ये किया और मैंने इसके ऊपर एक पतीला रख दिया, ये पतीले की जो वॉल्स हैं वो एडियाबैटिक वॉल हैं, और इसके अंदर मैंने पानी रख दिया, तो क्या ये पानी गर्म होगा? नहीं, क्योंकि एडियाबैटिक वॉल्स होंगी अगर तो वो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होने देंगी। यही मैं डायाथर्मिक वॉल से अपना पतीला बनाती तो वो पानी गर्म हो जाता। तो आई होप ये बेसिक टर्म्स आर वेरी क्लियर टू यू। अच्छा, एक मैंने एक एनर्जी कन्वर्जन बताया था आपको, वो था 1 LATM इज़ 101.3 जूल, बट मैंने 1 L बार नहीं बताया आपको। अच्छा, एक बात बताइए, ये वाला वैल्यू से कम वैल्यू आएगी 1 L बार की या 101.3 से ज़्यादा वैल्यू आएगी? सोचिए। ये मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर रखा है कि ATM इज़ अ बिगर यूनिट ऑफ प्रेशर एंड बार इज़ अ लोअर यूनिट। जैसे kg इज़ अ हायर यूनिट एज कंपेयर टू ग्राम, सिमिलरली ATM इज़ बिगर यूनिट एज कंपेयर टू बार, तो ये आ जाएगी 100 जूल। तो ये एक चीज़ थी जो आपको याद रखनी थी, ये मैंने नहीं बताई थी, तो ये अब नोट्स में ऐड कर लीजिए जहाँ पे भी आपने एनर्जी कन्वर्जन लिखा है। तो आई होप सो इतना इज़ क्लियर टू यू। मूविंग ऑन, अब जैसे हमने सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री 3 चीज़ें पढ़ी, अब हम सिस्टम को पढ़ते हैं। जैसे हमने पहले क्या पढ़ा? सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री। बाउंड्री की भी हमने 3 टाइप पढ़ी, रियल, इमेजिनरी, रिजिड, नॉन रिजिड, एडियाबैटिक और डायाथर्मिक। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम पे हेडिंग डालिए। और टाइप्स लिखिए, 3 टाइप्स: ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम।
ओके जब भी हम टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे तो ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ मैटर एंड एनर्जी पढ़ना है कि ये सिस्टम के अक्रॉस मैटर और एनर्जी क्या सराउंडिंग के साथ ट्रांसफ़र हो सकते हैं ऐसे। तो ओपन सिस्टम में लिखिए कि मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो सकता है विद सराउंडिंग। क्लोज्ड में लिखिए मैटर का नहीं हो सकता, एनर्जी का हो सकता है। आइसोलेटेड में ना मैटर का हो सकता ना एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एनर्जी में सिर्फ हीट इज़ नॉट द ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ट्रांसफ़र वर्क की फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि वर्क और एनर्जी डायमेंशनली सेम होते हैं। तो हम मानते हैं कि एनर्जी अगर मैं कहूँ कि हीट और वर्क दोनों की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो मान लीजिए एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा और मैटर का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो उसको आप क्या कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने क्या बोला? मैंने ये नहीं बोला वहाँ एनर्जी और मैटर का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। मैंने क्या बोला? वहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट और मैटर का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, बट एनर्जी का ट्रांसफ़र वर्क की फॉर्म में तो हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा हीट की फॉर्म में नहीं हो रहा, तो वो टाइप का सिस्टम कहा जाएगा क्लोज्ड में। स्टेटमेंट लिखिए, अ सिस्टम विच कांट एक्सचेंज हीट एंड मैटर विद द सराउंडिंग कैन बी क्लोज्ड ऑल्सो। क्यों? क्योंकि उसमें वर्क की फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है। क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये गिवन है कि वो हीट की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। तो ओपन में दोनों हो सकते हैं, क्लोज्ड में मैटर नहीं हो सकता, और आइसोलेटेड में मैटर और हीट दोनों ही नहीं हो सकते, मैटर और एनर्जी दोनों ही नहीं हो सकते। अब एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए चाय है मेरी, मैं चाय पी रही हूँ शाम को, तो इसके वेपर्स उड़ेंगे, वेपर्स अपने साथ हीट भी लेके जाएंगे, और वेपर्स क्या है? खुद एक मैटर पार्टिकल्स हैं। तो ओपन टी इज मतलब ओपन कप ऑफ टी विल रिप्रेजेंट ओपन सिस्टम। क्लोज्ड की बात करें तो मैंने एक पतीला रखकर ऊपर से इस पर लिड लगा दी और इसमें पानी उबलने के लिए रख दिया। तो देखिए एनर्जी का तो ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि स्टोव से एनर्जी पानी तक जा रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, पतीले को गर्म करने के लिए, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र तो हो रहा है। मैटर का ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो इसमें पानी गर्म होगा और वेपर्स बनेंगे तो वो लिड से टकरा के वापस पानी में ही आ जाएंगे, तो वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा पा रहे। और सराउंडिंग क्या है हमारी? एटमॉस्फेयर। जो लिड के बाहर वाली जगह है वो हमारी इस केस में क्या है? सराउंडिंग। तो सराउंडिंग के साथ मैटर का ट्रांसफ़र तो नहीं हो पा रहा, बट सराउंडिंग के साथ एनर्जी का ट्रांसफ़र हो पा रहा है। यही मैं इस कंटेनर की वॉल्स एडियाबैटिक बना देती तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र भी नहीं हो पाता और पानी भी गर्म ना हो पाता, और मैटर तो वैसे ही ट्रांसफ़र नहीं हो रहा क्योंकि ऊपर से लिड ढकी हुई है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता? आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, अब आप एक चीज़ नोट डाल के लिखिए कि मैंने आपको सिंपली कह दिया कि अगर ये वॉल्स एडियाबैटिक होती तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र या एनर्जी का ट्रांसफ़र ना हो पाता, तो ये ना एनर्जी का ट्रांसफ़र होता ना मैटर का, तो ये आइसोलेटेड में आ जाती। बट एक नोट डालिए कि नॉट ऑल द एडियाबैटिक कंटेनर्स, नॉट ऑल एडियाबैटिक कंटेनर्स can function as isolated systems। ये बात आपको याद रखनी है कि नॉट ऑल एडियाबैटिक कंटेनर्स, कंटेन्स नहीं लिखना था, कंटेनर्स लिखना था। जैसे इस केस में तो एडियाबैटिक बनने के बाद वो आइसोलेटेड हो गया, बट ज़रूरी नहीं है कि हर एडियाबैटिक कंटेनर आइसोलेटेड सिस्टम की तरह फंक्शन करे, क्योंकि वर्क की फॉर्म में भी एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि एडियाबैटिक सिर्फ हीट को रोकता है, वर्क को नहीं। वर्क वाली फॉर्म ऑफ एनर्जी को नहीं रोकता है एडियाबैटिक।
राइट। तो ये पॉइंट हो गया। आइसोलेटेड का एक और एग्जाम्पल होता है, अगर मैं पूरे यूनिवर्स को ही सिस्टम मान लूँ, अगर मैंने पूरा यूनिवर्स ही सिस्टम मान लिया, मैंने अंडर ऑब्जर्वेशन पूरा यूनिवर्स को मैं अंडर ऑब्जर्वेशन रख रही हूँ, तो मेरा अंडर ऑब्जर्वेशन जो भी चीज़ होगी वो सिस्टम होगी। मतलब मैंने पूरे यूनिवर्स को सिस्टम मान लिया, तो मेरी सराउंडिंग तो बची ही नहीं। जब सराउंडिंग ही नहीं बची तो सराउंडिंग के साथ मैटर एक्सचेंज और हीट एनर्जी एक्सचेंज का तो मतलब ही नहीं बनता। तो अगर मैं पूरे यूनिवर्स को सिस्टम मान लूँ तो वो कैसे एक्ट करता है एज एन आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि सराउंडिंग बची नहीं तो मैटर और एनर्जी किसके साथ एक्सचेंज करेगा, मतलब मैटर और एनर्जी एक्सचेंज होगी नहीं किसी के साथ। दैट मीन्स इफ आई विल ट्रीट एंटायर यूनिवर्स एज सिस्टम देन इट विल एक्ट एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। नोट डाउन दीज पॉइंट्स। तो हमने अब टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। उनमें हम दो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पिछली क्लासिफिकेशन में हमने ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड मैटर ट्रांसफ़र के बेसिस में सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसको हमने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में किस बेसिस पे डिवाइड किया है ये पता होना चाहिए। तो इसको हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ कंटेनर एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द कंटेनर। अगर तो एक गिवन प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम साइज ऑफ कंटेनर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द कंटेनर के साथ बदलती है तो वो प्रॉपर्टी होगी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर वो कोई प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट है साइज ऑफ कंटेनर के और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द कंटेनर के तो वो प्रॉपर्टी होगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मान लीजिए मेरा एक कंटेनर है, मैंने इसको आधा डिवाइड कर दिया, तो इसका वॉल्यूम हो गया होगा V/2, इधर हाफ मोल्स आ गए होंगे, इधर भी हाफ मोल्स आ गए होंगे, राइट। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि अगर मैंने कंटेनर का जो साइज़ है वो आधा कर दिया तो वॉल्यूम भी आधी होगी और मोल्स भी आधे हो गए। इसका मतलब वॉल्यूम और मोल्स किस पे डिपेंड करते हैं, साइज़ ऑफ कंटेनर पे। तो आप इसको खुद अपने लैंग्वेज में लिखिए, मैं लिखवा नहीं रही, इसकी डेफिनेशन में बोल रही हूँ। Properties of the system which depend upon the size of container and number of particles in the container are known as extensive properties, and the properties of system which does not depend upon the size of container and number of particles, they are known as intensive properties. I hope this is clear to you. तो इसका मतलब अब मैं इन दोनों को किस में रख दूँ, एक्सटेंसिव में, वॉल्यूम एंड मोल्स। अब आप मुझे बताइए प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये आधे बच्चे कहेंगे गैस आधी हुई, कंटेनर आधा हुआ, तो आधा प्रेशर इधर आधा प्रेशर इधर, तभी तो टोटल प्रेशर P/2 बन के P आएगा। आधे बच्चे तो ये सोचेंगे, क्या सोचेंगे वो, कि मान लीजिए अभी मैंने इसको पार्टीशन नहीं किया, पार्टीशन ना करने पे इसका प्रेशर था P, पूरे कंटेनर में P प्रेशर था। अब मैंने इसको आधा कर दिया, तो बताओ इस तरफ गैस का प्रेशर और इस तरफ गैस का प्रेशर P/2 होगा, ताकि ये टोटल मिलके P हो जाए और पूरे कंटेनर में P ही रहे। ऐसा लगता है सोचने पे, बट ऐसा नहीं है। प्रेशर जो होती है वो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। रीज़न इसका ये है कि अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं PV = nRT, तो प्रेशर वॉल्यूम क्या हुआ, आधा, मोल्स भी क्या हुए, आधे, R इतना T इतना, तो 2 से 2 कट, तो प्रेशर क्या रह गया, सेम रह गया। भाई प्रेशर क्या था, बेसिकली प्रेशर था nRT/V। अच्छा एक बात और बताइए, टेम्परेचर अगर मैं इस पूरे सिस्टम का बिफोर डिवीजन T था, तो अब मैंने काट दिया तो इधर भी T रहेगा और इधर भी T रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि टेम्परेचर कम हो जाएगा,
भाई पूरे कुरुक्षेत्र का टेम्परेचर अगर 25 है तो ये तो नहीं कि इस दीवार के बीच में खड़े हो जाने की वजह से यहाँ इस रूम का टेम्परेचर 28 रहेगा और उसका 27 या 0 डिग्री हो जाएगा। नहीं, टेम्परेचर तो सेम ही रहता है चाहे मैं जितनी भी डिवीजन कर लूँ। अब आप बताइए, मोल्स आधे हो गए, अगर मैंने उसको आधा किया, आर उतना ही रहा, टी उतना ही रहा, वॉल्यूम भी क्या हो गया, आधा, तो आधे से आधे कट, प्रेशर क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। इसको आप एक और तरीके से सोच सकते हैं, डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से। पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन क्या थी? उसकी डेफिनेशन ये थी कि मेरे पास एक गैस है और मेरे पास एक कंटेनर है वी वॉल्यूम का, वी लीटर है उसकी कैपेसिटी। मैंने एक गैस को उस वॉल्यूम में अकेले डाला और उसने अकेले होते हुए उस कंटेनर में इतना प्रेशर एक्सर्ट किया। जब मैंने सेम गैस को सेम कंटेनर में किसी और गैस के साथ इनर्ट गैस के साथ डाला तो उस गैस ने कंपैरेटिवली तो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा ना कंटेनर में। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखिए अभी ये वी वॉल्यूम था, वी लीटर का कंटेनर है, मैंने इसमें गैस डाली ए, तो ये पूरा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑक्यूपाई कर रखा होगा और इस टाइम इसका जो प्रेशर होगा वो होगा पी ए। जब मैंने सेम गैस को सेम वॉल्यूम में ये ए गैस है और ये बी गैस है, तो अभी भी इसका प्रेशर पी ए ही रहता है। अब तो बदल जाना चाहिए था अगर प्रेशर इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती। क्यों? क्योंकि इस टाइम इस ए गैस को पूरा वॉल्यूम वी मिल रहा था। अब क्योंकि बी भी आ गई तो बी भी थोड़ी सी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो ए को कंपैरेटिवली उतना वॉल्यूम तो नहीं मिलेगा, बट अभी भी वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, पी ए। क्यों? क्योंकि यही पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन थी। अगर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती और ये वॉल्यूम या साइज ऑफ कंटेनर कम होने पे कम हो जाती, साइज ऑफ कंटेनर कम होने का मतलब वॉल्यूम कम होना। अभी भी तो बी गैस के आने की वजह से इसके पास जो अवेलेबल वॉल्यूम था वो कम हो गया, क्योंकि कुछ वॉल्यूम तो बी भी ऑक्यूपाई करेगी, बट अभी भी प्रेशर तो ये पी ए ही एक्सर्ट करे। और यही पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया था कि अगर वो अकेली प्रेजेंट है तो वो जितना प्रेशर लगाती है उतना ही प्रेशर वो तभी भी लगाती है जब वो किसी दूसरी गैस के साथ प्रेजेंट होती है। इसका मतलब प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। तो एक्सटेंसिव में लिख लिया आपने, मास लिख लीजिए कि भाई मोल्स आधे हो गए तो इधर आधी गैस आ गई, इधर भी आधी गैस आ गई, तो मास भी आधा आधा हो गया। और एक होता है हीट कैपेसिटी। तो एक्सटेंसिव में आप लिखिए हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी होती है कि मेरे पास एक सब्सटेंस है, मुझे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ या इंक्रीज़ करना है, तो मुझे उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी। मान लीजिए ये एक छोटा सा सब्सटेंस है और ये एक बड़ा सा सब्सटेंस है, तो इसको 1 डिग्री सेल्सियस रेंज करने में कम हीट देनी पड़ेगी, इसको ज़्यादा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? साइज़ पे डिपेंड कर रहा है ना। तो जो चीज़ साइज़ या मास पे, नंबर पे डिपेंड कर जाए उसको एक्सटेंसिव कहते हैं। हाँ, एक आपको याद रखना है कि जो भी हम इस चैप्टर में जिन जिन चीज़ों से डील करेंगे वो चीज़ें हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल एच से, एंट्रोपी को कैपिटल एस से, गिब्स फ्री एनर्जी को कैपिटल जी से, और इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को कैपिटल यू से। ये चारों प्रॉपर्टीज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। ये चारों प्रॉपर्टीज़ साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती हैं। इतना ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब हम आते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे। जैसे मैंने बताया टेम्परेचर, अब आती है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जैसे मोलैरिटी। मान लीजिए मैंने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली, बड़े वाली बोतल ले आई 2 लीटर की, और मैंने उसको ग्लासेस में डाला। तो ऐसा तो नहीं है कि ग्लासेस में डालने के बाद मुझे किसी को तो उसका टेस्ट ज़्यादा मीठा आ रहा है और किसी को कम आ रहा है। नहीं, उसकी कंसंट्रेशन तो चाहे वो बड़ी बोतल में हो चाहे वो छोटे ग्लास में हो, कंसंट्रेशन सेम है, टेस्ट सेम है। दैट मीन्स कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ कंटेनर।
प्रेशर हो गया। अब जो भी आपको लगता है ना, जो भी साइज़ पे डिपेंड नहीं करती, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इतना टुकड़ा ग्लास का लूँ तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, या इतना बड़ा शीशा ले लूँ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 3/2 ही आएगा। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट अगर मैं उसके साथ स्पेसिफिक टर्म लगा दूँ या मोलर टर्म लगा दूँ तो वो इंटेंसिव हो जाती है, क्योंकि स्पेसिफिक का मतलब होता है हीट कैपेसिटी पर ग्राम, मोलर का होता है हीट कैपेसिटी पर मोल। अभी आप इसमें नोट डाउन करिए, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये जब तीनों चीज़ें, तीनों टर्म्स आएंगे ना, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक और मोलर आगे आएंगी चैप्टर में, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगी ये टर्म्स। अभी आप इसमें लिखिए मोलर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को इंटेंसिव में, और हीट कैपेसिटी को सिर्फ हीट कैपेसिटी को एक्सटेंसिव में। फिर आता है आपके पास ईएमएफ ऑफ द सेल, या आप जब आप 12th क्लास का चैप्टर 3 पढ़ते हैं तब आपको समझ आएगा कि ईएमएफ को हमने इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों लिखवाया है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में हमें डिफरेंशिएट करने को मिलती हैं। अब आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, some points related to intensive and extensive. चलिए, मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है ए, एक प्रॉपर्टी है बी। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं और ये दोनों ही प्रॉपर्टी आपस में एक्सटेंसिव हैं, तो ये जो भी प्रॉपर्टी सी देता है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इंटेंसिव। नॉर्मल आंसर इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैं कह रही थी ना आगे आ जाएगा, तो देखिए अभी तो नहीं आएगी इतना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है हीट कैपेसिटी अपॉन मास। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव टर्म है, मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और इन दोनों को डिवाइड कर दिए तो जो भी प्रॉपर्टी आई वो क्या आएगी? इंटेंसिव। कंसंट्रेशन, मोल्स पर वॉल्यूम, है ना, तो मोल्स इज एक्सटेंसिव, वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव, दोनों को डिवाइड किया, कंसंट्रेशन मोलैरिटी आए, वो क्या हो गई? इंटेंसिव। तो ये प्रॉपर्टी एक याद रखिए। अब जैसे मैंने बताया H, U, G, S ये सारे क्या हैं? एक्सटेंसिव। अगर मैं इनके आगे टर्म लगा दूँ मोलर H, मोलर S, मोलर G, मोलर U, दैट मीन्स मोलर U का मतलब क्या होगा? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पर मोल। तो जब भी हम पर मोल, तो मतलब देखिए U मोलर लिखने का मतलब है कि U को मैंने मोल से डिवाइड कर दिया और दो एक्सटेंसिव को डिवाइड कर दिया, तो जो मोलर इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या आएगी? आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अगर मैं इन सभी के आगे मोलर वर्ड लगा देती हूँ तो वो ये सब प्रॉपर्टीज क्या बन जाते हैं? इंटेंसिव। एक और बात, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव। जैसे मान लीजिए ये एक रूम है, इसमें आधे में T टेम्परेचर, इसमें आधे में T' टेम्परेचर है, तो इट डजेंट मीन कि अगर मैंने इनका मतलब इस पूरे कंटेनर का एज अ होल लूँ तो इसका टेम्परेचर T+T' होगा, नहीं। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है दे डोंट फॉलो नॉर्मल एडिशन, उनके लिए हमें by2 by3 ये सब करना पड़ता है, तो दे आर नॉन एडिटिव। और जो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मान लीजिए एक्सट्रिंसिक मतलब मोल्स, इधर हाफ मोल n/2 मोल्स थे, इधर n/2 मोल्स थे। अगर मैं पूरे कंटेनर को एज अ होल लूँ, बीच में से दीवार हटा दूँ, तो टोटल मोल्स n रहेंगे, मतलब n/2 प्लस n/2, नॉर्मल एडिशन को फॉलो किया। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ डू नॉट फॉलो एडिशन, मतलब ये नॉन एडिटिव होती हैं, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव प्रॉपर्टीज़। विद दिस वी कम टू एंड ऑफ लेक्चर, जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी। अभी बेसिक टर्म्स थोड़ी सी और बची हैं पढ़नी, तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और टिल देन गुड बाय। वीडियो देखिए, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और कल और परसों की भरपाई हो जाएगी, 2 वीडियोस हो जाएंगे अपलोड। और तो एंड एक्सट्रीमली सॉरी, कल परसों वीडियो नहीं हो पाई अपलोड। एंड तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय टिल देन।